गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः मैं साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में क्लास 10th के लिए पुनः उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था बेटा आहार नाल के बारे में, और आहार नाल में आपने अभी तक जो पढ़ा है वह मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत। तो पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उस स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने उसका विस्तृत अध्ययन किया था। उसके 3 भागों को पढ़ा था, विशेष रूप से ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम का। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है, नेक्स्ट जो बात आपकी आती है बेटा आहार नाल का अंतिम भाग। आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है वह है आपकी बड़ी आंत, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन। नाम की तो बड़ी है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वह छोटी आंत से काफी कम होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा था बेटा कि वह 6 से 7 मीटर लंबी होती है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यह विशेष रूप से 1.5 से 1.8 मीटर लंबी होती है। कितना? 1.5 से 1.8 मीटर लंबी होती है, और इसकी जो चौड़ाई है वह लगभग 2.5 इंच होती है। 2.5 इंच होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 से 1.8 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, और इसकी जो चौड़ाई है विशेष रूप से 2.5 इंच के आसपास इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। अभी मैंने बताया बेटा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का क्या होता है? अंतिम भाग होता है। जैसे आपने छोटी आंत में देखा था बेटा कि छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण होता है, उसी प्रकार से आपकी बड़ी आंत में जल प्लस खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण, इनका अवशोषण होता है। इनका क्या होता है? अवशोषण होता है, वापस शरीर में जाते हैं। ये जल और खनिज लवण, इनका अवशोषण होता है। प्लस इस भाग में बैक्टीरिया द्वारा या जीवाणुओं द्वारा अपच भोज्य पदार्थों का किण्वन होता है। अपच भोज्य पदार्थों का क्या होता है? किण्वन होता है। जो बैक्टीरिया हैं वे अपच भोज्य पदार्थों को सड़ा देते हैं, उनका किण्वन होता है, और उस किण्वन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? विशेष रूप से मल का निर्माण होता है। तो यहां पर आपको 2 चीजें क्लियर हो गई कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपकी बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें विशेष रूप से जल प्लस खनिज लवण का अवशोषण होता है,
और जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है उस अपचित भोज्य पदार्थ को विशेष रूप से जो बैक्टीरिया होते हैं वे किण्वन द्वारा उसे मल में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर बेटा, यहां तक बात समझ में आई। जैसे आपने पढ़ा था बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में कि आंतरिक रचना के आधार पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यह 3 मुख्य भागों में बटी होती स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी प्रकार से जो लार्ज इंटेस्टाइन है यह भी 3 मुख्य भागों में क्या होती है, बटी होती। सबसे पहला जो भाग है बेटा वह है सीकम, दूसरा भाग है कोलन और तीसरा जो भाग है वह है रेक्टम। तीसरा जो भाग है वह है रेक्टम। सीकम, इसको उंडुक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उंडुक। कोलन, और कोलन को कोलन ही कह लीजिए। रेक्टम, इसको कहते हैं बेटा विशेष रूप से मलाशय। तो लार्ज इंटेस्टाइन आंतरिक रचना के आधार पर 3 भागों में बटी होती है। एक तो सीकम है, दूसरा कोलन है और तीसरा क्या है, रेक्टम है। तीसरा क्या है बेटा, रेक्टम है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। ये तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी और स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग आपने पढ़ा था कि अंतिम जो भाग होता है वह इलियम होता है और इलियम अंतिम रूप से कहां पर खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है। कहां पर खुलती है बेटा, बड़ी आंत। और यहां से बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी तथा बड़ी आंत के संधि स्थल को क्या कहते हैं, यानी जो छोटी आंत है वह बड़ी आंत में किसके द्वारा खुलती है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो संधि स्थल होता है इसको कहते हैं इलियोसिकल, इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इस इलियोसिकल वाल्व के द्वारा जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत में खुलती है। तो ये वाल्व है, इसी के माध्यम से खुलती है। लेकिन कहां पर, बड़ी आंत के किस भाग में, तो जो इलियम है जिस स्थान पर बड़ी आंत के भाग में खुलती है वह भाग सीकम कहलाता है, उंडुक कहलाता है। क्या कहलाता है, उंडुक। ये जो रेड दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है ये आपका विशेष रूप से उंडुक होता है और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। उंडुक जो होता है जिसको आप सीकम कहते हैं यह लगभग 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, प्लस 7 सेंटीमीटर ये क्या होता है, चौड़ा होता है। तो इस सीकम के निचले भाग से, सीकम के निचले भाग से 7 से 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो इस सीकम से लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक अंधनाल जुड़ी होती है और इस अंधनाल को विशेष रूप से कहा जाता है कृम रूप परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है बेटा यह अवशेषी अंग होता है। आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स हो गया है, अक्सर आपने सुना होगा अपेंडिक्स बढ़ गया। तो अपेंडिक्स बढ़ने का मतलब यही है बेटा, ये जो भाग है जो कृम रूप परिशेषिका है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अपचित भोज्य जो पदार्थ हैं उन भोज्य पदार्थों के कण इस भाग में चले आते हैं। जब इस भाग में चले आते हैं
तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, ये भाग फूल जाता है और यहाँ पर आपके हाथ में चुभने लगता है। तो ये भाग जब फूलता है तो उस समय अपेंडिसाइट्स पेन उत्पन्न होता है। ठीक है, कहते नहीं अपेंडिक्स क्या है, बढ़ गया है। तो अपेंडिक्स बढ़ने का मतलब क्या है कि ये जो भाग है, जो कृमि रूप परिशेषी क्या है, जब कभी भोजन के कण इस भाग में चले जाते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि ये भाग, इस भाग में स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाते हैं और पेन आपको उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी जो अंधनाल जुड़ी होती है उसको कृमि रूप परिशेष या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। या मनुष्य में विशेष रूप से अवशेषी अंग होती है, इसका कोई कार्य बॉडी में नहीं होता। कैसा अंग होता है, अवशेषी अंग होता है और इसका विशेष रूप से कोई कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट जो बात आती है बेटा वह है आपकी किसकी, दूसरा जो भाग है वह है कोलन। कोलन जो होता है यह लगभग 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर लंबी, कितना, लगभग 1.5 मीटर लंबी उल्टे यू आकार की ये जो संपूर्ण रचना है ये, ठीक है, ये संपूर्ण रचना उल्टे यू आकार की रचना के रूप में क्या होती है, कोलन होती है। और कोलन 4 मुख्य भागों में बटा होता है। ये जो भाग है ये आरोही कोलन कहलाता है। क्या कहलाता है, आरोही कोलन। ये जो भाग है इसको अनुप्रस्थ कोलन कहेंगे। ये नीचे आ रहा है इसको अवरोही, अव का मतलब क्या होगा नीचे, आ का मतलब आरोही यानी चढ़ना, यहां से चढ़ रहा है, ये पैरेलल है अनुप्रस्थ, ठीक है। और ये क्या है, अवरोही। और इसी में जगह जगह ये आपकी चौथा जो यहाँ पर कोलन होता है वह है सिग्माइड कोलन। ये भाग सिग्माइड कोलन। लेकिन ये जो उभार है, संपूर्ण जो उभार है, इस संपूर्ण उभार को हास्ट्रा कहते हैं। क्योंकि कोलन जो है जगह जगह क्या होता है, फूला हुआ होता है। और इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं बेटा, हास्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस फूले हुए भाग को हास्ट्रा कहते हैं। विशेष रूप से इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, हास्ट्रा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तीसरी जो बात आती है बेटा रेक्टम है, मलाशय। रेक्टम या मलाशय जो होता है यह छोटी आंत का बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। रेक्टम या मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। और ये रेक्टम लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये रचना आपने देखा था विशेष रूप से। तो ये जो रचना है इसी रचना को क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, रेक्टम। और इसी के मध्य में लगभग 3 सेंटीमीटर एक रचना होती है जिसको कहा जाता है गुदानाल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुदानाल। ये 3 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। तो गुदानाल विशेष रूप से गुदा द्वार द्वारा, ये क्या है, गुदा द्वार है। क्या है, गुदा द्वार। तो गुदा नाल विशेष रूप से गुदा द्वार के द्वारा क्या होती है, बाहर खुलती है। फिर से देखिए इसको, रेक्टम यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। ठीक है, ये जो रचना है बड़ी आंत का अंतिम भाग जिसको आप रेक्टम या मलाशय कहते हैं, या 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितना, 15 सेंटीमीटर लंबी, थैली के समान होती है, थैली नुमा रचना होती है जिसमें मल कलेक्ट होता है। ये रेक्टम है। और इसी रेक्टम या जो रेक्टम है विशेष रूप से गुदा नाल के द्वारा कहाँ पर, गुदा द्वार में खुलती है। ठीक है, गुदा नाल के द्वारा गुदा द्वार के द्वारा क्या होती है, बाहर खुलती है। और इसी भाग से क्या होते हैं, मल या जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं
ये क्या होते हैं बेटा, बाहर निकल जाते हैं। अपचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसी के साथ बेटा आपका जो आहार नाल है, जिसमें आपने मुख, मुखगुहिका, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत का आपने विस्तृत अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आहार नाल का जो दूसरा भाग है, जिसको आप कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, पाचक ग्रंथियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।